वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है सीजर्स। देखो ये जो टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस में बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर, प्लस में ये जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम का दैट इज थोड़ा सा लेंथी पड़ता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा टॉपिक आज अपन समझेंगे। बाकी इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, दैट इज 15 जून से ईसीजी की क्लासेस मैंने शुरू कर रखी है। तो अगर आपको डाउट क्लियर है करना है या फिर कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप वहां पे जाके उस क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ये जो वीडियो है ये पता नहीं कितने डेट को आएगी, माइट भी ये 15, 25 या 30 के जून के आसपास ही आए, बट आप वापिस से प्लेलिस्ट बना दूंगा तो उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैं एंडलेस क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे डेली डाल रहा हूं, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको किसी भी प्रकार का एनक्लेस रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन लगता है तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज सीजर्स, यानी कि सीजर्स क्या होता है। देखो सीजर्स होता है एक एपिलेप्सी होती है, दो चीज होती है, भूलना मत, इन टर्म्स का मतलब समझ लीजिए। जब एक साथ में बहुत सारा सीजर्स आ रहे हैं, नाम है उसका एपिलेप्सी, यानी कि जब बार बार इंटरमीडिएट क्या आ रही है, सीजर्स आ रहे हैं, उसे कहते हैं एपिलेप्सी। और सीजर्स क्या होता है, देखो सीजर्स इट इज द फेज, मान लो ठीक है, इट इज ए फेज, एपिसोड, या फिर इसके अलावा एपिसोड होता है, फेज होता है, या फिर इंटरमिटेंट होता है, ठीक है, इंटरमिटेंट होता है, प्रोक्सिमल, ठीक है, पैरोक्सिमल डिस्चार्ज, पैरोक्सिमल डिस्चार्ज होता है किसका, सडन डिस्चार्ज होता है किसका, सडन डिस्चार्ज ऑफ किसका, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, किसके अंदर, विद इन द ब्रेन के अंदर, ठीक है, यानी कि विद इन ब्रेन के अंदर, जो क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, ठीक है, रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ किसकी, अल्टरेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो फिजियोलॉजी होती है ब्रेन की वो एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन। बाकी इसके अलावा सेंसरी मोटार लॉस हो जाता है, ठीक है, सेंसरी मोटार लॉस हो जाता है, और साइकिक एबनॉर्मलिटी सीन होती है, यानी कि इट इज ए फेज होता है, ओरा होती है, सडन होता है, इंटरमीडिएट होती है, रुक रुक के होता है, पैरोक्सिमल होता है, डिस्चार्ज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का होता है, विद इन द ब्रेन के अंदर होता है, जिसकी वजह से अपनी सेंसरी मोटार प्लस में साइकिक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ब्रेन की, वो सारी की सारी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाता है। दिस इज द सीजर्स। और एपिलेप्सी जब बार बार सीजर्स आते हैं उसे उस टर्म को कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है अपने पास में किसर टाइप्स, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सीजर्स, यानी कि कितने तरह होता है। तो टाइप्स के अंदर देखो, टाइप के अंदर मैं बताऊं तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। अब देखो प्राइमरी टाइप्स नहीं, मतलब कि कॉजेस के टाइप्स होता है, यानी कि भाई किस कॉजेस की वजह से होता है, ठीक है, यानी कि भाई किस किस कारण की वजह से होता है। तो प्राइमरी यानी कि सर प्राइमरी के अंदर तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं भाई, इसकी वजह से हो सकता है, और सेकेंडरी के अंदर स्पेसिफिक कॉज होते हैं भाई, इन्हीं कारणों की वजह से होगा। अच्छा अब क्या होता है प्राइमरी, बताता हूं मैं आपको प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स क्या होता है। प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले जो अपनी एबनॉर्मलिटी आती है ब्रेन से रिलेटेड वो सारी आ जाती है इसके अंदर। जैसे एक तो मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया हो, देखो माइनोएंजाइटिस हो रहा हो, हेड इंजरी हो गई हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो आप सिस्टम से याद रखो, हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी की वजह से क्या होगा सर, आईसीपी इंक्रीज हो गया, ठीक है, आईसीपी इंक्रीज हो गया, सीवी वगैरह हो गया, हाइड्रोसिफेलस वगैरह हो गया, ठीक है, हाइड्रोसिफेलस हो गया। तो ये जो टर्म्स होती है ये क्या क्लोज कर देती है सर, रिस्क फैक्टर रहती है किसकी, सीजर्स की। बाकी सेकेंडरी यानी कि इसके कारण क्या होते हैं, तो भाई सेकेंडरी के अंदर तो मैं आपको बस इतना बताता हूं कि सबसे पहले फीवर, यानी कि फीवर वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। बाकी इसके अलावा एल्कोलोसिस या फिर एसिडोसिस, एल्कोलोसिस या फिर एसिडोसिस। एक चीज याद रखना आप, एल्कोलोसिस का मतलब क्या होता है, एल्कोलोसिस का ये ब्रेन को एक्टिवेट करता है, ठीक है, यानी कि ब्रेन को एक्टिवेट करेगा और ये ब्रेन को इनहिबिट करेगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी इसके अलावा और क्या कर सकता है सर, ड्रग्स वगैरह हो सकती है, ठीक है, ड्रग्स वगैरह हो सकती है, टॉक्सिन्स वगैरह हो सकते हैं, वो सारे सब कुछ इसके अंदर पॉजिटिव एजेंट होते हैं। देन उसके बाद में होता है अपने पास में इसके अंदर एबनॉर्मलिटी कैसे आती है, देखो एक दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं अपने पास में, ठीक है, दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। पहला होता है ग्लूटामेट, क्या होता है
ग्लूटामेट होता है, नाम लिख लेना, ठीक है, ग्लूटामेट होता है, और दूसरा होता है गाबा। गाबा का मतलब होता है ग्लूटामेट अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ये दो होते हैं, ये जब ग्लूटामेट होता है ये दोनों के दोनों ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। जब ग्लूटामेट का जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका लेवल इंक्रीज हो जाए और गाबा का लेवल डिक्रीज हो जाए, यानी जो ग्लूटामेट का फंक्शन होता है ये ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का होता है, और जो गाबा का जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो काम होता है वो दिमाग को शांत करने का होता है। जब एक तो बढ़ गया इसका लेवल और प्लस में गाबा का लेवल डिक्रीज हो गया तो दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और उस टर्म को कहा जाते हैं सीजर्स। तो बस यही है सीजर, समझ में आ गया आराम से। अब इसकी पैथोलॉजी समझा देता हूं मैं आपको। देखो पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है इसकी, कि वही मैंने बताया किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से या फिर कोज की वजह से क्या हुआ, सडन डिस्चार्ज हुआ, सडन डिस्चार्ज हुआ किसका, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ठीक है। या फिर इससे पहले, ठीक है, इससे पहले सडन कोज हुआ जिसके अंदर ग्लूटामेट का लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, ग्लूटामेट का लेवल इंक्रीज हो गया और गाबा का लेवल डिक्रीज हो गया। मैं आपको फिर बता देता हूं, ग्लूटामेट अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, समटाइम्स फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ग्लूटामेट का लेवल इंक्रीज हो गया, गाबा का लेवल डिक्रीज हो गया, दैट रिजल्ट इन द सडन डिस्चार्ज करता है, किसका, सडन डिस्चार्ज होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का सडन डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा सर, वही सीजर्स आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी, बहुत सिंपल है, आसान सी भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब होते इसके टाइप्स, टाइप्स के अंदर सभी को पता होगा जीटीएस होता है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, और सेकंड वन यानी कि पार्शियल सीजर्स, ठीक है, यानी कि कंप्लीट मान लो यहाँ पे या फिर पार्शियल मान लो, ठीक है। अब कंप्लीट के अंदर फिर ये जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं, इसको छोड़ सा आप खाली लिख लो कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट के अंदर जो अपनी लेफ्ट और राइट दोनों बोथ हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, यानी कि, और इसके अंदर वन लोब इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब देखो ये छोटी है तो पहले इसी को खत्म कर लेते हैं, बड़ी है उसको बाद में खत्म करेंगे। बोथ हेमिस्फीयर कंप्लीट यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों इन्वॉल्व होंगे, और पार्शियल के अंदर एक साइड का हो सकता है फिर इस साइड का इन्वॉल्व हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है पार्शियल। पार्शियल के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपल यानी कि सिंपल वाला और कॉम्प्लेक्स, दो तरह का होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल यानी कि खाली एक हैंड के अंदर वो ट्रिमर वगैरह आ रहे हैं, जैसे हाथ हिल रहा है, बाकी इसके अलावा पता रहता है उसको कि हाँ ठीक है मेरे एक हाथ के अंदर ट्रिमर्स आ रहे हैं, दिस इज सिंपल। कोई भी एक इस हाथ के अंदर गया फिर कोई पैर के अंदर आने लग जाएगा, किसी भी तो वन मतलब कि पार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वन पार्ट इन्वॉल्व होता है और उसको इनसाइट होती है, यानी कि इनसाइट प्रेजेंट होती है, उसको पता रहता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर आ सकता है, एक तो इनसाइड एब्सेंट होती है, ठीक है, एक तो इनसाइड एब्सेंट हो जाती है, नहीं पाई जाती, ठीक है। बाकी इसके अलावा और क्या हो सकता है, यानी क्या पता नहीं रहता उसको कहां पे हो रहा है, बस हो रहे हैं पर ये नहीं पता कहां पे हो रहा है, उसको नहीं पता रहता, कॉन्शियसली होते रहता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा सर सडन मोटर बिहेवियर वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है, सडन बिहेवियर वगैरह चेंज हो जाता है। तो दिस इज द सिंपल पार्शियल, ये कंप्लीट कर दिया। अब पढ़ते हैं जो इसके अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, दैट इज क्या, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, ठीक है, यानी कि कंप्लीट के अंदर आते हैं अपने पास में क्या, जीटीएस आता है, जीटीसीएस होता है, एब्सेंस होता है, ठीक है, टोनिक होता है, बाकी इसके अलावा और क्या होता है, मायोक्लोनिक होता है, ठीक है, मायोक्लोनिक होता है। अब देखो ये तो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, एब्सेंस सीजर्स, टोनिक सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स, ये चार टाइप होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने पास में सबसे पहला टाइप, दैट इज जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। इसके अंदर क्या होता है, ओरा फेज होती है, इसके अंदर भी तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहले ओरा या फिर प्रीटियल कह जाते हैं, या फिर प्री मॉनिटरिंग फेज होता है, ठीक है, प्री मॉनिटरिंग फेज होता है, ठीक है। अब देखो प्री एक्टिव फेज के अंदर क्या होता है कि दो चीज हो सकती है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई भी पेशेंट है जिसको दोनों तरफ का हेमिस्फीयर के अंदर इन्वॉल्व हो रही है और सीजर्स आ रहे हैं, तो मेरे अंदर आ रहे, सपोज करो, तो मैं क्या बोलूंगा, सर मेरे को जब आ रहे हैं और बाद में जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो कोई मेरे से पूछेगा कि आपको क्या हुआ था, तो मैं बोलूंगा सर सब्जेक्ट, यानी कि जिसको आ रहे हैं वो बोलेगा सर एंजाइटी हुई थी, चिंता हुई थी, ठीक है, घबराहट हुई थी, एप्रीहेंशन हुआ था, और बाकी ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हुआ था, गंध महसूस हुई थी, कोई भी मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ था, और कोई
अगला वाला आदमी सामने खड़ा है और वो बताएगा क्या होता कि सर सडन आई रोल अप हो गया था, पर इसका सडन आई रोल अप होता है एक साइड में, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे सर ये फॉल डाउन, गिर गया था ये, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ और एनेक्सियस फील किया था या फिर एप्रीहेंशन हुआ था, वो जो मेरी शक्ल को देख के, फेस को देख के पता चल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव यानी कि कोई और बंदा बताएगा, ये होता है किसके अंदर, ओरा प्रीक्टियल और प्रीमोनिटरी फेज के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में पढ़ते हैं अपन कि सर इक्टियल फेज, यानी कि इसकी भी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक में 3 फेज होती है, प्रीक्टियल, इक्टियल। अब पढ़ते हैं इक्टियल फेज क्या होती है। इक्टियल फेज के अंदर 2 टर्म आती है, दैट इज टोनिक और क्लोनिक, ठीक है। टोनिक होती है और क्लोनिक फेज होती है। टोनिक के अंदर नाम से पता चल रहा है सर टोन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, टोन बढ़ जाएगी तो सभी बात है सर रिजिडिटी हो जाएगी, ठीक है, रिजिडिटी हो जाएगा। फॉल डाउन, गिर जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगी, तो ठीक है, फॉल डाउन हो जाता है, रिजिडिटी हो सकती है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, बाकी इसके अलावा सर रेस्पिरेटरी सीज हो सकती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सीज हो सकती है। बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, टीथ क्लिंच्ड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपने दांत होते हैं वो आपस में चिपक जाती है, यानी कि सारी हो जाती है। इसके अलावा ओपोथियोटोनस पोजीशन भी हो जाती है, धनुष के आकार की, ठीक है, पोजीशन होती है इसके अंदर टोनस, ठीक है। गूगल कर लेना ये पोजीशन कैसे दिखती है आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ओपोथियोटोनस पोजीशन हो जाती है। क्लोनिक फेज, अच्छा ये होती है 20 से 40 सेकंड से लेके 30 से 60 सेकंड तक ये होती है, ठीक है, ये जो टोनिक फेज होती है। क्लोनिक फेज क्या होती है, क्लोनिक फेज होती है सर ये 40 से 60 सेकंड तक होती है। और बाकी इसके अंदर क्या होता है, फ्रोथ बनती है मुंह के अंदर, ठीक है, फ्रोथ फॉर्मेशन होता है। और देखो अब ये साइन सिम्टम्स ये तो सभी को याद करना पड़ेगा, चाहे आप रट लो चाहे आप कैसे भी कर लो, लेकिन इसमें कुछ समझने का नहीं है। देखो इसके अंदर ये चीज होती है तो बस वो होती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा फ्रोथ फॉर्मेशन होती है। फ्रोथ फॉर्मेशन के बाद में सर अपने पास में टंग बाइट हो सकती है, ठीक है, टंग बाइट वगैरह हो सकती है इसके अंदर। और बाकी इसके अलावा तीसरे नंबर पे इसके अंदर क्या होता है, स्टूल पास आउट हो जाएगा, ठीक है, स्टूल पास आउट हो जाएगा एंड यूरिन पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं, ये होती है इक्टियल फेज किसकी, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स की। अब पढ़ते हैं कौन सी वाली स्टेज, दैट इज इसके अंदर आखिरी के अंदर जो स्टेज होती है यानी कि सर पोस्ट इक्टियल स्टेज, पोस्ट इक्टियल स्टेज। तो पोस्ट इक्टियल स्टेज के अंदर क्या होता है, पोस्ट इक्टियल स्टेज के अंदर होता है रेस्पिरेटरी इर्रेगुलर होती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इर्रेगुलर, रेस्पिरेशन इर्रेगुलर होने लग जाएंगे, ठीक है, बार बार पेशेंट फ्लैसिड मसल्स हो जाएंगे, ठीक है, फ्लैसिड मसल्स हो जाएगी। और बाकी वीकनेस आने लग जाएगी, ठीक है, वीकनेस हो जाएगा और फटीगनेस होने लग जाएगी, ठीक है, और डाइफोरेसिस वगैरह भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा सेकंड जो अपने पास में सीजर्स आते हैं दैट इज एब्सेंस सीजर्स, ठीक है, एब्सेंस सीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं सर, देखो इसके अंदर जनरली क्या होता है, चिल्ड्रंस के अंदर भी पाए जाते हैं ये, ठीक है, और इसके अंदर कोई मेजरली साइन सिम्टम्स नहीं पाए जाते, ठीक है, कोई साइन सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। थर्ड वन विच इज टोनिक स्टेज होती है। टोनिक इसके अंदर होता है, टोनिक के अंदर क्या होता है, टोनिक सीजर्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है, टोन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से बैकवर्ड गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगा, ठीक है, टोन इंक्रीज हो जाती है। और बाकी एटोनिक के अंदर टोन डिक्रीज हो जाती है, आगे की तरफ गिरेगा। और फोर्थ विंड फॉरवर्ड फॉल डाउन होता है। और बाकी फोर्थ होता है मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक के अंदर क्या होता है, मायोक्लोनिक के अंदर होता है अपने पास में सर इट इज द सडन जर्किंग मूवमेंट्स होता है, ठीक है, सडन जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं क्या, मायोक्लोनिक। 2 टर्म होती है, पेटिटिमल सीजर्स होते हैं जो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, एक होता है फेब्राइल सीजर्स होते हैं जो बुखार की वजह से सीजर्स आ जाता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, बुखार को कम कर दो सीजर भी कम हो जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में होता है अपने पास में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर जो इसके अंदर पूछा जाता है दैट इज सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या किया जा सकता है, और इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। देन इसके अलावा सर ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी की जा सकती है, सीटी एमआरआई, ठीक है, सीटी किया जा सकता है, एमआरआई किया जा सकता है, एक्सरे किया जा सकता है, सीबीसी की जा सकती है, केएफटी वगैरह हो सकता है, एलएफटी वगैरह होता है। अच्छा हाइपोनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैल्सीमिया जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से भी सीजर्स हो सकते हैं, तो वो मैं आपको और बता दिया, ठीक है। बाकी एलएफटी केएफटी और वो सब कुछ कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, बात आती है यहाँ पे। ड्रग बता रहा हूँ मैं आपको, एक ही लिखते जाना, डाइजापाम, ठीक है, ये जब ड्रग दी जाएगी डाइजापाम होती है, कार्बामाज़ेपिन होती है। बाकी इसके अलावा सोडियम वेलप्रोइड होती है, ठीक है,
वेलप्रोइट होती है। और बाकी इसके अलावा फेनोटोइन आती है, ठीक है, फेनोटोइन आती है। और बाकी इसके अलावा मिडाजोलाम आती है, ठीक है, मिडाजोलाम आती है। लोराज़ापाम होती है। ये ड्रग दी जाएगी, क्या किया जाएगा, डायजापाम GTCS के लिए जाती है। ये सब्सिक्वेंट बार बार नहीं है उसके लिए दी जाती है, ठीक है। सोडियम वेलप्रोइट फेनोटोइन दी जा सकती है, ये बच्चों के अंदर दी जाती है, चिल्ड्रंस के अंदर दी जाती है, ठीक है। और लोराज़ापाम होगी तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है समटाइम्स, ठीक है। बाकी इसके अलावा पेशेंट को सबसे पहले कोई सीजर्स आ रहा है तो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, बहुत काम किया है, सारा क्लियर हो जाएगा। याद रखना, जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे हमारे जो टीचर थे दैट इज अशोक सर, जो अभी डेलियम्स के अंदर है, वो हमें एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक मैं आपको भी बता देता हूं, दैट इज SSS के साथ में और SSS डाल दो, यानी 6 बार S डाल दो, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट को हमेशा स्टैंड सीन देखेगा, सेफ, स्टैंड सीन सेफ, सेफ्टी देगा। देन उसके बाद में SpO2 मॉनिटर करेगा, ठीक है, स्टैंड सीन सेफ SpO2। और फिर उसके बाद में सक्शन करेगा, ठीक है। और बाकी इसके अलावा सिडेटिव देगा, क्या देगा, सिडेटिव। तो ये लिख लेना। सबसे पहले स्टैंड देखेगा, कुछ नहीं करेगा, देखेगा। बाकी उसके अलावा सीन देखेगा खड़ा होके, बाकी सेफ। फिर उसके बाद में प्रॉपर पोजीशन के अंदर देगा, साइड रेल्स को अप कर देगा। तो एक S और लगा देना, यहाँ पे साइड रेल्स अप कर दी जाती है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ भी दिया जा सकता है। सिडेटिव के अंदर मिडाजोलाम वगैरह ड्रॉप ऑफ चॉइस दी जाती है इसकी, ठीक है। तो ये भी दिया जा सकता है। साइड रेल्स अप कर दी जाती है, फ्लैट पोजीशन के अंदर रखा जाएगा, सेफ्टी प्रिकॉशन रखा जाएगा। बाकी इसके अलावा टंग सप्रेसर होता है, डिप्रेसर होता है, वो रखा जा सकता है, लेकिन वो रखेगा नहीं, वो बाद के प्रिकॉशन होते हैं। शुरुआत में इनिशियल असेसमेंट के अंदर स्टैंड सीन सेफ SpO2 रखा जाएगा, सक्शन वगैरह करवाना पड़ सकता है, बाद में सिडेटिव वगैरह दी जाती है और साइड रेल्स को अप कर दिया जाता है। तो दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। बहुत काम की ट्रिक है, काम आएगी आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीजर्स। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी। और अगर आई है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका ही है, किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी भाइयों